ओके, तो बेसिकली इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है तो वो डी रहेगा, नो डाउट। ओके, ये डिस्टेंस बन गया डी। और हर एक जो प्लेट का जो एरिया है वो एरिया हम मान लेते हैं ए है। पूरे पूरे प्लेट का जो एरिया है वो तो नो डाउट ए है, लेकिन हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इस प्लेट का एरिया जो है यहाँ से लेके यहाँ तक उसका एरिया जो है उसको हम बोल सकते हैं इट इज गोइंग टू बी सपोज A1 एंड सपोज द एरिया रिमेनिंग एरिया इज सपोज गोइंग टू बी A2। ओके, तो ये A2 बन गया दूसरा एरिया बचा हुआ। और जबकि ये जो फर्स्ट वाला जो डाइलेक्ट्रिक है तो उसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो अगर मान लेते हैं K1 है, और दूसरा वाला जो डाइलेक्ट्रिक या दूसरा वाला जो मीडियम है उसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो मान लेते हैं K2 है, नो डाउट। तो अभी इस केस में इस कैपेसिटर का जो कैपेसिटी है वो कितना होगा, वो कैसे हम फाइंड करेंगे? तो वो फाइंड करने के लिए एक सिंपल सा टेक्निक यूज किया जाता है, थोड़ा लॉजिक हम यूज करेंगे यहाँ पे ठीक से। तो देखो we can consider this capacitor to be equivalent to the two different capacitors. See, if we just detach this capacitor slightly, then we can say that ये एक इसमें से एक कैपेसिटर जो है वो इस टाइप का दिख रहा है हमको, ये देखो, जिसके बीच में जो प्लेट है, और दूसरा कैपेसिटर जो है वो अलग है जिसके प्लेट्स का जो एरिया है वो A2 है। और देखो ठीक से, ये सपोज दो कैपेसिटेंस का मिलके बना हुआ है, और ये जो फर्स्ट कैपेसिटर है ये सपोज इस तरह से है, ये ऐसे, और ये सेकंड कैपेसिटर इस तरह से कनेक्टेड है। और अभी हम देख सकते हैं कि ये दोनों कैपेसिटर्स जो है वो हम मान सकते हैं कि ये दोनों पैरेलल में है। ये देखो, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया, मतलब ये सिचुएशन बिल्कुल इक्विवेलेंट है इस दूसरे सिचुएशन के साथ, जो कि हम देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली। सो दिस इज द सिंपल सिचुएशन व्हिच इज इक्विवेलेंट। तो अभी इसमें क्या है कि इसका इसका जो कैपेसिटी है वो अगर हम मान लेते हैं C1 है, और इस वाले कैपेसिटर का कैपेसिटी अगर हम मान लेते हैं C2 है, तो अभी इस पूरे सिचुएशन का, ये पूरे सिस्टम का जो कैपेसिटी है ये according to the formula which we have derived last time, we can say that it will be actually C1 plus C2, no doubt. तो ये जो फॉर्मूला बनता है दिस इज गोइंग टू बी द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। बट उसके लिए पहले हमको C1 और C2 निकालने पड़ेंगे, नो डाउट। So let us try to find out C1 and C2. As we can see here, C1 is the capacitor of this capacitance, which is of dielectric constant K1 and whose area is A1, and distance between the two plates is D only. So we can say that the capacitance of this capacitor will be actually A1 into epsilon naught into K1 upon D. That's it. तो ये हो गया C1 का वैल्यू। And if you want to find out the capacitance of another capacitor which is of dielectric constant K2 and whose area of cross section of the plate is A2, and suppose distance between the two plates is D, which is same for both, then we can say that this C2 is actually going to be equal to similarly A2 into epsilon naught K2 upon D. That's it. So here we can see clearly that C1 and C2 can be obtained in this way by using the same formula which we have derived last time. Okay,
But now if we try to find out the total capacitance, equivalent capacitance of the whole system here, then we can get the formula, that is C is equal to C1 plus C2, as we have derived it last time. So if we use it here, then we get C is equal to A1 into epsilon naught K1 upon D plus यहाँ पे आ जाएगा दूसरा A2 into epsilon naught K2 upon D, no doubt, and hence we can get this simple formula. तो फाइनली हमको ये जो है इसमें से जो कॉमन निकल रहा है वो अगर कॉमन निकाल के लेंगे बाहर, yes, so if we take it out then we can get this as a A1 into K1 plus A2 into K2 that is whole divided by this in the bracket and multiplied by epsilon naught, and that is whole divided by D. Okay, तो ये इस टाइप का जो रिजल्ट है वो हमको मिल जाता है आराम से, and this is going to be the formula for finding the capacitance of such a capacitor system. तो ऐसा कैपेसिटर जिसके अंदर जो स्पेस बिटवीन द टू प्लेट्स is filled with two dielectrics like this, which are having different dielectric constants like K1 and K2 respectively, can be found out to be using by this formula. Okay, not only this, even we can just continue this further. ये हम और भी आगे बढ़ा के लेके जा सकते हैं अगर हमारे पास और सपोज पार्टीशंस है, ये एक ऐसा पार्ट है, ये और एक पार्ट है, ये और एक पार्ट है, ये पूरा जो कैपेसिटर है वो उसके बीच में का जो दो प्लेट्स के बीच में का जो स्पेस है वो अगर अलग अलग डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट्स के द्वारा अगर डिवाइडेड है यहाँ पे, तो उस केस में क्या होगा हम देख सकते हैं आराम से कि इस केस में C जो है न्यू कैपेसिटर जो है वो हमको मिलेगा सिंपली द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ A एंड K, दैट्स इट. सो दैट मींस A1 K1 प्लस यू कैन से दिस विल बी A2 K2, no doubt, plus A3 K3 and so on up to last AN KN, whatever it may be. So it will be AN into KN, and that is whole to be multiplied with epsilon naught, and this whole to be divided by D. That's it. So this actually will be the formula for finding the capacitance of such a system in which the number of parts, there are number of parts of the single capacitor which are divided into number of dielectrics K1 K2 K3, ये सब dielectric constants है, no doubt. और उससे भी आगे जाके अगर सभी का एरिया अगर सेम है, देखो अगर हमने इसको इक्वली डिवाइड किया तो ऑटोमेटिकली एरिया सेम आ जाएगा, और ऐसे केस में हम जो एरिया है वो उसको बाहर निकाल सकेंगे आराम से. सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे एरिया जो है वो सेम है तो इक्वली डिवाइड होता है, तो उस केस में हम हर एक एरिया को a/2 बोल सकेंगे बिल्कुल. तो जैसे यहाँ पे हम देखते हैं कि A1 will be equal to a/2 where A is the full area, okay, and A2 will also be equal to a/2 where again A is going to be the full area. So in that case this formula for the two capacitors just will get modified simply as C is equal to, तो यहाँ पे देखो क्या आएगा a/2 into K1 plus a/2 into K2, and that is multiplied with epsilon naught, and this whole thing to be divided by D here. So we can get this formula as we can see, and if we can take this a/2 common, then we can just reduce this into simple formula, that is C is equal to a/2. तो a बाहर गया और अंदर में क्या बचा K1 plus K2 simply, and that is multiplied with epsilon naught, and that is whole divided by 2D simply. So this will become the formula for finding the capacitance of a capacitor which contains two dielectrics, half of which is covered by dielectric constant K1 and the remaining half is covered with the dielectric constant K2. Okay, so the next thing is the division will be somewhat slightly different. अभी यहाँ पे फिर से वही सिमिलर सिचुएशन रहेगा, लेकिन देखो अभी यहाँ पे ये सपोज कैपेसिटर के दो प्लेट्स है और देखो इनके बीच में हम डायरेक्ट्रिक डालेंगे, लेकिन अभी इस केस में थोड़ा वो अलग रहेगा. देखो इस तरह से
In this case it's going to be like this, मतलब पार्टीशन जो है वो अभी बदल गया, अलग रहने वाला है। ये देखो ऐसा, क्या फर्क पड़ गया, समझा ठीक से? What is the difference between the initial setup and this one here? So you can see clearly that this is the plate. ये जो है ये एक प्लेट है कैपेसिटर का जो पॉजिटिव चार्ज होने वाला है, सपोज फॉर एग्जांपल, और ये जो दूसरा प्लेट है नीचे वाला वो नेगेटिवली चार्ज रहने वाला है, ठीक है? This is going to be negative charged. Okay, and at the same time we are going to having the distance between these two plates to be simply d here. तो ये टोटल डिस्टेंस जो है दोनों प्लेट्स के बीच में का वो तो चलो d है, नो डाउट, लेकिन अब यहाँ पे हम देख सकते हैं क्लियरली कि ये जो डिस्टेंस है ये फर्स्ट प्लेट जहां तक फैला हुआ है तो उसका जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं d1, और जो सेकंड प्लेट जहां तक फैला हुआ है तो वो डिस्टेंस है सपोज d2, ठीक है? तो ये d1 और d2 ये दो अलग अलग रीजन में ये दोनों प्लेट्स फैले हुए हैं, और ये फर्स्ट प्लेट जो है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है सपोज k1 एंड द सेकंड प्लेट इज हैविंग द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दैट इज k2 सपोज। ओके, अभी ये हम देख सकते हैं आराम से कि ये जैसे हमने k1 k2 यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिए तो, और लेकिन हाँ एरिया सेम है अभी इस केस में, देखो ठीक से, जबकि पहले वाले केस में हम देख सकते हैं यहाँ पे कि एरिया वाज डिफरेंट, राइट? पहले वाला ये जो देखो ठीक से, ये जो सिचुएशन था तो इसमें देखो ठीक से एरिया वाज डिफरेंट whereas the distance between the two plates was same for all both of these plates, both of these media here, but here in this case the distance is different and area is going to be the same. Now how can we make this situation to be equivalent to? अभी इस पूरे सिचुएशन को हम किसके साथ इक्विवेलेंट बनाएंगे? This situation is actually equivalent to an simple situation in which the two capacitors are actually going to be in series. See how? देखो ये प्लेट है सपोज टॉप वाला, उसके बाद ये प्लेट है पहला वाला, और अभी सपोज ये दूसरा प्लेट है। अभी ये जो फर्स्ट जो कैपेसिटर है तो उसको हम लिख सकते, ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से। सपोज ये फर्स्ट कैपेसिटर हमने ड्रॉ किया, ये उसका दूसरा प्लेट है, ठीक है? और अभी ये जो है इसके बाद एक कनेक्शन हमने दिया और उसके बाद फिर से दूसरा एक प्लेट ड्रॉ किया, और अभी सपोज हम एक दूसरा कैपेसिटर ड्रॉ करते हैं। देखो इस तरह से क्या किया मैंने, कुछ भी तो फर्क नहीं किया, सिर्फ दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो बढ़ा दिया। अब ये सिचुएशन ऐसा ही हो गया जैसे कि दो कैपेसिटर्स जो है वो पैरेलल में सीरीज में आ गए। ये देखो ये एक कैपेसिटर इस टाइप से और ये दूसरा कैपेसिटर दूसरा था, तो इसको अगर हमने बोल दिया C1 फर्स्ट वाले को, और सेकंड वाले कैपेसिटर को अगर हमने बोल दिया C2, तो these two capacitors are going to be in series actually, and that's why the effective capacitance here is going to be the uh, given by this formula, that is 1 upon Cs is actually going to be equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2, करेक्ट है? तो ये फॉर्मूला हमको यूज करना होगा, लेकिन उसके लिए पहले C1 और C2 तो निकालने पड़ेंगे, नो डाउट। सो लेट अस ट्राई टू फाइंड इट आउट। सो C1 हाउ विल गेट इट एट? तो C के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास? बेसिक फॉर्मूला एक ही है, C इक्वल टू A epsilon naught K upon D, that's it. So using this formula we can get this C1, that is the capacitance of the capacitor of this part, जिसके अंदर जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, अपर पार्ट वी कैन से। तो उसका कैपेसिटेंस कैसे मिलेगा हमको? तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला आएगा A into epsilon naught into K1, and that is to be divided by D1, just because this portion is having the thickness D1 here, and in the same way we can get C2 also. So C2 can be obtained to be equal to, see here, C2 will be equal to using the same formula here. तो यही फॉर्मूला हमको यूज करना है फिर से, तो देखो ठीक से
yes, so we can get this as C2 is equal to, क्या बदलेगा, a तो नहीं बदलने वाला क्योंकि a तो दोनों के लिए सेम ही है, इप्सिलॉन नॉट भी वैसे ही रहेगा नो डाउट, और k1 के बदले क्या आएगा k2, क्योंकि इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो अलग है, k2 है, और एट द सेम टाइम उसका जो थिकनेस है वो भी तो अलग है, d2 है, इसलिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या आएगा d2 नो डाउट। तो C1 C2 तो मिल गए। अब यहाँ पे 1 अपॉन CS इज इक्वल टू, जो कि हमारे पास है ऑलरेडी, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। ये फॉर्मूला के अंदर अगर ये C1 C2 ये दोनों अगर डाल देंगे तो हमको ये मिलेगा 1 अपॉन CS विच इज गोइंग टू बी एक्चुअली इक्वल टू 1 अपॉन C1, इसका रेसिप्रोकल कर दो तो वो बन जाएगा D1 अपॉन A इप्सिलॉन नॉट इंटू K1, करेक्ट है, प्लस इसका भी रेसिप्रोकल कर दो, ये C2 जो है उसका रेसिप्रोकल बना दो तो वो बन जाएगा सीधा D2 that is to be divided by A epsilon naught into K2, okay, and now we'll be able to add these two, so just we can take this common first, तो क्या क्या कॉमन है वो तो हम निकाल सकते हैं बाहर, तो 1 upon CS can actually be written to be equal to D, okay, D1 and K1 तो अंदर ही रहने वाला है, 1 upon A epsilon naught can be taken common, okay, तो 1 upon A epsilon naught अगर हमने बाहर ले लिया तो अंदर में देखो क्या बचेगा, तो वो बचेगा D1 अपॉन K1 प्लस D2 अपॉन K2, and then we can just have this reciprocal of this whole thing here because we want to find out CS here, तो CS निकालने के लिए इस पूरे इक्वेशन का रेसिप्रोकल ले लो, तो रेसिप्रोकल लेने से क्या होगा, जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो न्यूमरेटर में आ गया A इंटू इप्सिलॉन नॉट, दैट्स इट, और डिनोमिनेटर में ये पूरा चला जाएगा जो कि D1 अपॉन K1 plus here it will be D2 upon K2, and this formula can also be generalized, remember ये जो फॉर्मूला है वो जनरलाइज भी कर सकते हैं। अच्छा, उससे पहले एक बात कि अगर सपोज ये D1 और D2 अगर इक्वल है तो उस केस में क्या होगा, each of them will be equal to D by 2, right? If D1 equal to D2 then each of them will actually be equal to D by 2, and hence we can be able to replace it by that, तो अगर हमने D1 और D2 दोनों के बदले अगर D by 2 डाल दिया तो ये फॉर्मूला जो है वो वैसे मॉडिफाई होगा, तो समझ सकते हो आराम से, it will actually be equal to CS which is going to be equal to A epsilon naught as it is, that is whole to be divided by, it will be D1 के बदले D by 2, तो अच्छा D by 2 दोनों के बदले अगर डाल देंगे तो वो तो बाहर ही आ जाएगा, तो इसलिए उसको लिखेंगे बाहर D by 2, और अंदर में क्या बचेगा, सिंपली 1 upon K1 plus 1 upon K2, no doubt. So this will become the formula for finding this, and even we can simplify this further and get it as 2 times of A epsilon naught whole to be divided by D into 1 upon K1 plus 1 upon K2, which can also be simplified by taking the LCM. अगर हमको लेना है तो हम LCM लेके भी उसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, और वो बनेगा 2 टाइम्स ऑफ A epsilon naught अपॉन D इंटू, अब यहाँ पे K1 K2 सॉरी K1 प्लस K2 अपॉन K1 K2 आएगा, तो वो K1 K2 ऊपर चला जाएगा और वो बनेगा K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, so this will become the final answer in case when two parts are equal, okay, ये अगर इक्वल पार्ट्स रहेंगे तो यहाँ पे आएगा ऐसा आंसर, लेकिन अगर सपोज बहुत सारे अगर पार्टीशन है, जैसे यहाँ पे तो हमने सिर्फ 2 ही पार्टीशन दिखा रहे हैं, है कि नहीं, लेकिन अगर यहाँ पे और सारे पार्टीशन है तो इस टाइप के, ठीक है, बहुत सारे अगर पार्टीशन है, n partitions are there suppose, so in that case we can modify this formula and generalize it to find out the equivalent capacitance in that case, which will look like CS is equal to A epsilon naught as it is, which is kept in the numerator, which is to be divided by, तो डिनोमिनेटर में देखो क्या आएगा,
तो वो बनेगा D1 बाय K1 प्लस D2 बाय K2 प्लस D3 बाय K3 प्लस D4 by K4 and so on up to, in general we can continue this up to number of parts. जितने भी parts बने हुए हैं तब तक हम continue करेंगे इसको, and this will be the final formula for finding such a capacitance of such a capacitor containing large number of parts which are parallel to the plates, okay, not perpendicular like this as we have seen it in the last expression. ठीक है, तो लास्ट वाला एक्सप्रेशन के अंदर क्या था, the partition was perpendicular to the plate, and here in this case the partition is going to be parallel to the plate. Remember, even we can have the combination of parallel and perpendicular plates, no doubt. For example, if suppose we have this, इस टाइप का अगर कॉम्बिनेशन है जिसके अंदर अभी मैं तुमको सिर्फ पूछता हूँ कि कौन से पार्ट्स पैरेलल में है और कौन से पार्ट्स परपेंडिकुलर है, ठीक है, उतना ही तुमको बताना है बस. ओके, सो अभी देखो क्वेश्चन ये है कि मान लो कि एक कैपेसिटर है इस टाइप का, ये तो प्लेट्स है और सपोज कि ठीक है, देखो ये जो पार्ट है इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1, इसका सपोज K2, इसका सपोज K3 और इस वाले का K4. ओके, ये एक सिचुएशन है. अच्छा, और एक सिचुएशन में देता हूँ. अनुष्का माइक बंद करो. दूसरा एक सिचुएशन तुमको दे रहा हूँ जिसमें सपोज देखो ठीक से, देखो ठीक से, इसमें यहाँ पे फिर से ये जो है ये पार्ट इट्स ऑफ डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, दिस इज ऑफ K2, दिस इज ऑफ K3 एंड दिस इज ऑफ K4. ओके, तो अभी मुझे बताओ इन दोनों सिचुएशन में, अभी फर्स्ट सिचुएशन में मुझे बताओ कि कौन किसके पैरेलल में है और कौन किसके सीरीज में है. ये पॉजिटिव प्लेट है
और ये नेगेटिव प्लेट है, इधर भी वैसा ही है, ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट। बताओ फटाफट, कौन बताएगा? देखो सिंपल सी बात, सीधी बात ये है कि यहाँ पे हम जो देख रहे हैं ना, ऋत्विक बोल रहा है K1 एंड K2 आर इन सीरीज। फर्स्ट में या सेकंड में? फर्स्ट में ही ना। देखो, yes, he is correct. K1 and K2 it is in series, and at the same time K3 and K4 are also in series. But this partition, ये जो पूरा partition दिख रहा है ना हमको, ये पूरा partition मेन partition है एक्चुअली। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है कि ये दो, इस partition के लेफ्ट साइड में जितने भी सारे कैपेसिटर्स है, दिख रहा है ठीक से? ये देखो, ये partition के लेफ्ट साइड में जितने भी कैपेसिटर्स है वो सारे सीरीज में है, नो डाउट। और एट द सेम टाइम जो इसके राइट साइड में जो कैपेसिटर्स है, ये दोनों, वो सारे पैरेलल में है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि K1 and is series with K2 and K3 is in series with K4 and the combination of K1 K2 is parallel। देखो, ये पूरा कॉम्बिनेशन जो है वो इस कॉम्बिनेशन के साथ पैरेलल में है, ऐसा हम बोल सकते हैं इस सिचुएशन में। मतलब इसका जो, अगर हमको इक्विवेलेंट डायग्राम अगर बनाना हो तो इस तरह से हम कुछ बना सकते हैं उसको। ये देखो, ये दो कैपेसिटर्स आ गए सीरीज में इस तरह से, ठीक है। और सेम वैसे यहाँ पे ये दो कैपेसिटर्स लग गए सीरीज में, और अब ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, ये वाला और ये वाला लग गया पैरेलल में। समझा ठीक से? दिस इज द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ दिस। बट नाउ इफ वी सी टुवर्ड्स दिस सिचुएशन हियर, ये वाला दूसरा सिचुएशन की तरफ अगर हम केयरफुली देखेंगे तो ऐसा पार्टीशन जो है वो कोई मेजर पार्टीशन नहीं है। मेजर पार्टीशन हमको अभी ये दिख रहा है, चेक करो ठीक से। This is the major partition here, and that's why we can see that the capacitors which are above this line will be considered in parallel, and the capacitors which are below this line will be considered in parallel again, and their combinations will be considered in series. तो इसका अगर हमको इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम अगर बनाना हो तो हमको ऐसा बनाना पड़ेगा। ये देखो, ये कैपेसिटर लग गया इसके पैरेलल में, करेक्ट है? ये देखो, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है। अभी इसका जो दूसरा सिचुएशन जो है, ये दूसरा पार्ट जो है, ये दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ये देखो ऐसे, and then we can say consider that this is K1 which is going to be parallel to K2, and at the same time K3 is going to be parallel to K4. So when we will find out the total capacitance of this K1 and K2, we can combine them as a single capacitor, and then these two capacitors will also have some equivalent capacitance, and that will be in series with this original one here. तो ये जो है K1 और K2 का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, तो वो और ये जो है, ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे। जबकि यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे ये K1 वाला जो कैपेसिटर है वो K2 के साथ सीरीज में लग रहा है, और इसलिए सीरीज का फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। और ये जो है यहाँ पे K3 जो है वो K4 के साथ सीरीज में लग रहा है, और इनका जो कॉम्बिनेशन है ये वो इसके कॉम्बिनेशन के साथ पैरेलल में लग रहा है। तो मतलब इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट है वो हम फाइनली ऐसा निकालेंगे। देखो, ये K1 K2 का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस और ये K3 K4 का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, जो दोनों पैरेलल में लग गए ऐसे। तो ये सिचुएशंस जो है वो हम इस तरह से हैंडल करने होते हैं। ओके, तो इसमें अगर कुछ डाउट है तो पूछो, फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, नहीं तो फिर आगे चलेंगे। Yes, anybody? चलो ठीक है, so let us move further. That is about the energy stored in a capacitor. So the next topic is the expression for energy stored in a capacitor. किसी भी कैपेसिटर के अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर्ड जो होता है उसका हमको फॉर्मूला बनाना है। इन चार्ज्ड कैपेसिटर, ऑब्वियसली कोई भी चार्ज कैपेसिटर जो होता है तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर होता है।
उसका रीजन क्या है वो भी मैं बताता हूँ पहले। देखो, अगर सपोज हमारे पास एक कैपेसिटर है, ये सपोज एक पॉजिटिव प्लेट है और ये सपोज नेगेटिव प्लेट है जो आमने सामने रखे हुए हैं, और इन दोनों के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक है या इंसुलेटर है, जिसका सपोज कुछ वैल्यू कुछ हो सकता है, नो डाउट। अभी सपोज कि ये जो है, यहाँ से हमने इसको एक पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया है। कनेक्ट दिस वायर और दिस प्लेट विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ओके, ये सपोज पॉजिटिव टर्मिनल के साथ हमने कनेक्ट किया उसको, ठीक है। और अभी सपोज नेगेटिव टर्मिनल को हमने दूसरा ये टर्मिनल कनेक्ट किया उसका, ये है नेगेटिव टर्मिनल which is connected to this another wire, another plate here. Okay, now we'll see, as soon as this is connected, what will happen is the current will start flowing because this plate actually has large number of electrons, free electrons. अगर तुमको और ठीक ठीक से दिखाना है तो हम इस तरह से दिखा सकते हैं उसको। एक्चुअली दिस इज गोइंग टू बी अ प्लेट, राइट। तो ये इस तरह से प्लेट रहने वाला है वो। तो उस प्लेट के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जिसको हम बोल सकते हैं। और ये जो है वो दूसरा प्लेट है, इट इज गोइंग टू बी अ नेगेटिव प्लेट, एंड दिस नेगेटिव प्लेट, ठीक है, ये बन गया डायग्राम। अभी नॉर्मली स्टार्टिंग में ये कैपेसिटर जो है वो चार्ज तो है नहीं, नो चार्ज, ओके, बिल्कुल चार्ज नहीं है। लेकिन अभी सपोज जैसे ही हमने यहाँ पे ये डाल दिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि दिस कैपेसिटर विल गेट चार्ज्ड। तो ये कैपेसिटर जो है वो चार्ज होने लगेगा। जैसे ही चार्ज होगा तो उसके लिए क्या जरूरी है, ये जो प्लेट है उसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, all these electrons will get attracted towards this positive battery terminal of the battery। ये पॉजिटिव टर्मिनल क्या करेगा बैटरी का, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स को इधर से खींचेगा, ठीक है। और जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन भी अगर खींच जाता है तो वहां पे एक पॉजिटिव चार्ज बिल्डअप हो जाएगा, और वो इलेक्ट्रॉन जैसे ही ट्रांसफर किया जाता है इधर इस दूसरे वाले प्लेट के ऊपर, तो वो इलेक्ट्रॉन अपने साथ उसका पॉजिटिव चार्ज भी तो लेके जाएगा, जिसके कारण यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बिल्डअप हो जाएगा। बिल्कुल, अभी जैसे ही बैटरी यहाँ पे काम कर रहा है तो उसकी वजह से और एक इलेक्ट्रॉन वो खींचेगा इधर से, एंड दिस इलेक्ट्रॉन विल जस्ट गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिस प्लेट टू दिस प्लेट, अनदर प्लेट, and because of that one more positive charge will just build up here, and the same negative charge will just get built up at the and this another plate here. Okay, as soon as it happens, again one more electron is just extracted from this plate here, so that it will carry, or it will acquire one more positive charge, and that electron will just get transferred from one plate to another plate through the wire by the battery, and because of that one more negative charge will be acquired by this another plate here, and this process will go on continuously। तो ये जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूअसली बढ़ता जाएगा, लेकिन कब तक बढ़ेगा, कब तक चलेगा ऐसा, तो हम ये देख सकते हैं कि दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू सो फार एज द देर आर सब, जब तक, क्योंकि देखो जैसे जैसे इस पॉजिटिव प्लेट का चार्ज बढ़ रहा है, मतलब इसके ऊपर जैसे हम यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज बढ़ाते जा रहे हैं, जैसे जैसे इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलते जा रहे हैं, वैसे वैसे इस प्लेट का चार्ज भी तो बढ़ रहा है, और इस प्लेट के ऊपर का जो नेगेटिव चार्ज है वो भी तो बढ़ रहा है जरूर, और उसकी वजह से इस प्लेट के बीच में का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी तो बढ़ रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों प्लेट्स के बीच में मान लो V बनता है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस भी तो बढ़ता जा रहा है। बट अभी ये कब तक चलेगा, अगर बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस मान लो कैपिटल V है, ठीक है, तो जब तक इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो जब तक कैपिटल V के बराबर नहीं बन जाता, तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा, तब तक इलेक्ट्रॉन्स खींचे जाएंगे। अगर मान लो एक बार ऐसा हो गया कि इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस बन गया वो अगर V के बराबर बन गया, उसके बाद बैटरी इसमें से चार्ज और ज्यादा चार्ज खींचने के लिए कैपेबल नहीं होगा। ये हमको समझना है। क्यों? क्योंकि अभी बैटरी का जो पोटेंशियल है, जब तक बैटरी का पोटेंशियल
इन दोनों प्लेट्स के बीच में के जो पोटेंशियल के से ज्यादा होगा तब तक वो चार्ज खींच पाएगा। अगर मान लो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है 10 वोल्ट, ओके, और अगर इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो अगर मान लो 2 वोल्ट का आ गया, ठीक है, तो और चार्ज खींचेगा, और जैसे ही वो चार्ज खींचेगा तो उसकी वजह से यहाँ पे ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बढ़ जाएगा। हो सकता है कि वो 3 वोल्ट बन जाए। बिल्कुल, जैसे वो 3 वोल्ट बन गया तभी भी वो ये भी फिर भी पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 10 वोल्ट से तो कम ही है कि नहीं? जरूर। तो इसीलिए ये बैटरी और उसमें से चार्ज खींचेगा। चलो ठीक है, और एक चार्ज खींच लिया और उसकी वजह से ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है बैटरी के बीच में वो बन गया सपोज 4 वोल्ट। ओके, दोनों प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी 4 वोल्ट बन गया। वो भी तो 10 वोल्ट से कम ही है ना, इसलिए ये जो बैटरी है वो इससे भी और ज्यादा चार्ज खींच पाएगा। बिल्कुल, जब तक इस बैटरी का पोटेंशियल कम है, मतलब सॉरी, इस दो प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो जब तक इस बैटरी के पोटेंशियल से कम है तब तक ये चार्ज खींचता रहेगा। तो ये दो प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो उसकी वजह से बढ़ता जाएगा। हो सकता है कि वो 5 बन जाए, 6 बन जाए, 7 बन जाए, 8 बन जाए, 9, and then it will become suppose 10 last. So at last when the potential difference between these two plates will become exactly equal to 10, then this process will just stop and the battery will be no longer pull the electrons or charges from this plate here, because the potential difference between these two plates is exactly same as the potential difference of the battery. तो ये हमको अच्छी तरह समझना है। So this happens always, and that's why we can see that so far as the potential difference of between the two plates is going to be less than the potential difference of the battery, the charge will be extracted by the battery. But as soon as the potential difference of the between the two plates becomes exactly equal to the potential difference of the battery, the process stops, and we say that the capacitor in this case is fully charged. फुल्ली चार्ज ऐसा हम उसको बोलेंगे। तो अभी सपोज एक हम टाइम लाइन अगर ड्रॉ करेंगे, एक टाइम लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, जिसके अंदर मान लो कि ये इनिशियल पोजीशन है। इनिशियली देखो ठीक से ये टाइम लाइन है हमारा, जिसके अंदर सबसे पहले इनिशियल टाइम t इक्वल टू 0 पे क्या है ना कि पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के अंदर, मतलब ये दोनों प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी 0 था ऑब्वियसली, और एट द सेम टाइम चार्ज ऑन द बैटरी वाज आल्सो 0। तो चार्ज बैटरी के ऊपर भी 0 था, दोनों 0 थे। टाइम t इक्वल टू 0 पे चार्ज भी 0 और पोटेंशियल डिफरेंस भी 0, नो डाउट। चलो ठीक है, अभी हम थोड़ी देर के बाद देखेंगे। तो कुछ देर के बाद ये सपोज एक सिचुएशन, इंटरमीडिएट सिचुएशन हम कंसीडर करते हैं, जबकि टाइम t इक्वल टू t सपोज है। एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर देखेंगे तो पता चलता है कि पोटेंशियल चार्ज इन द प्लेट्स, charge on the plates is going to be suppose small q at that time, and at the same time suppose the potential difference will be suppose some like small v, which is not same as capital V, which is the total full potential of the battery, but it will be just somewhat smaller than that. And at the final stage, तो ये जो है फाइनल स्टेज है, t इक्वल टू सपोज फाइनल इंफिनिटी हम बोल सकते हैं उसको। तो फाइनली हम देख सकते हैं यहाँ पे क्या होगा कि the charge on the capacitor plates will be full, that is capital Q, and it will be such that the potential difference between the two plates will be exactly same as the capital V, that is the same as the potential difference between the battery. तो ये बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है या ईएमएफ होता है, तो उसके बराबर का इतना जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो जब दो प्लेट्स के बीच में आ जाएगा तो तभी हम बोलेंगे कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया, और उस समय जो है उस बैटरी प्लेट्स के अंदर जो चार्ज है वो कैपिटल क्यू के बराबर रहेगा। बिल्कुल, अभी यहाँ पे इस प्रोसेस में जो चार्जेस यहाँ से निकाले जा रहे हैं, द चार्जेस आर बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, फ्रॉम वन प्लेट टू अदर प्लेट, and some work is done by the battery here in transferring the charges from one plate to another plate, and this work done actually gets stored in this electric field in the space between the two plates. तो ये दो प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये वर्क डन स्टोर होता है, और वो स्टोर जो एनर्जी है या वो जो वर्क डन है वही यहाँ पे एक तरह से एनर्जी बनता है। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, जिसका ही हमको फॉर्मूला बनाना है। देखो इधर ठीक से यहाँ पे
एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर का हमको फॉर्मूला बनाना है। कौन सी एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, समझा ठीक से? व्हेनेवर कैपेसिटर इज चार्ज्ड, some work is done in order to transfer the charges from one plate to another plate, and this work done is stored in the form of potential energy in the electric field between the two plates, and this work done and this energy itself is called as the electrical energy stored in the capacitor, which we have to derive in this formula, in this derivation. तो ये डेरिवेशन के अंदर हमको उसका ही फॉर्मूला बनाना है। चलो ठीक है, अब देखो ये जो वर्क डन होता है, जब ये v इतना पोटेंशियल डिफरेंस इन दो प्लेट्स के बीच में होगा, तो उस समय एक छोटा चार्ज dq इतना चार्ज इस प्लेट से इधर दूसरे प्लेट के ऊपर लेके जाने के लिए कितना वर्क डन होगा, तो वो हम निकाल सकते हैं आराम से, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। याद है ये फॉर्मूला? ये हमने ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में भी देखा था। वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। रिमेंबर दिस फॉर्मूला करेक्टली, because the potential difference itself is defined as the work done per unit charge. ये तो पता ही होगा सभी को, the potential difference is always defined as the work done per unit charge, no doubt. But here the potential is defined as the work done to infinity, from infinity to the work done to bring a unit positive raised charge from infinity to any point in the electric field, against the electric field. And here the work potential difference between the 2 points is actually defined as the work done to bring a unit positive test charge from one point to other point, simply. तो ये सिंपल फॉर्मूला जो है वो हमको यहाँ पे यूज करना है, जिससे ही हमको ये मिल जाता है dw, that is the small work done in transferring a charge dq from one plate to another plate when the potential difference between them is going to be v, which is neither zero नॉर कैपिटल V। तो मतलब ये जीरो भी नहीं है और कैपिटल V भी नहीं है, इंटरमीडिएट है, इसको बोलेंगे इंटरमीडिएट। रिमेंबर, इंटरमीडिएट मतलब क्या? ना मिनिमम ना मैक्सिमम, बीच में ही। तो ठीक है, तो उस समय जो है चार्ज एक dq इतना चार्ज ट्रांसफर करने के लिए जो वर्क डन करना पड़ेगा, तो वो चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा, नो डाउट। सो दिस इज गोइंग टू बी द फॉर्मूला फॉर वर्क डन इन अ वेरी स्मॉल स्टेप। ठीक है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक के एक जो छोटा एक स्टेप है, तो उस स्टेप के अंदर जो वर्क डन हमको करना पड़ रहा है वो हमको मिल गया, नो डाउट। बट अभी देखो ये जैसे ही हम वर्क डन करेंगे तो उसकी वजह से चार्ज ट्रांसफर हो गया। जैसे ही छोटा चार्ज ट्रांसफर होगा इस तरफ, तो तुरंत क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस ही बदल जाएगा। सो पोटेंशियल डिफरेंस बदल जाएगा और अभी उसके बाद फिर हमको और ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, जब हम और ज्यादा उसमें से चार्ज निकालेंगे, क्योंकि वर्क डन डिपेंड्स इटसेल्फ ऑन द पोटेंशियल डिफरेंस, and due to the transfer of the charge the potential difference itself is getting changed, so it's a variable here. तो ये जो potential difference है वो यहाँ पे variable है, और ऐसे variable potential difference के against किया हुआ जो work done है वो निकालने के लिए, total work done निकालने के लिए हमको यहाँ पे integration करना पड़ेगा। The total work done can be obtained to be integration of dw from 0 to q, where capital Q is going to be the full charge which will acquired by the capacitor when it will be fully charged. तो यहाँ पे हमको ये dw का इंटीग्रेशन करना है from 0 to q, remember. And but we know that this integration of dw is to be carried out from 0 to capital Q, and the variable here is v into dq here, no doubt. बट अब यहाँ पे इस समय जो चार्ज और जो पोटेंशियल डिफरेंस रहा होगा, तो उन दोनों का जो रेशियो है वो रेशियो क्या रहा होगा? देखो, we know that the capacitance is always equal to the ratio of charge to potential, right? So here in the intermediate step also the charge will be charge upon potential difference will be constant, and at the final stage also capacity equal to q, capital Q upon capital V will be a constant. So even if the charge is getting increased here, potential difference is also getting increased here, but still their ratio is not getting changed, because the ratio is called as the capacity, which is a constant one. So that's why we can say that this capacity here will be actually equal to small q upon small v also, and at the same time it's going to be equal to capital Q upon capital V also. So there are two formulae for capacity. Remember, we have to use one for here. तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्मूला हमको यूज करना है, because this is small v, so we know that, but c is given by small q upon small v, so we can say that
small v is given by small q upon c, and if you put this value of v here in this formula, then the integration will become simple. So w becomes actually equal to इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे v के बदले क्या रखना है हमको, उसका वैल्यू, ये जो q बाई c है वो हमको रखना है, जिससे हमको ये मिल जाता है q अपॉन c into dq, and that is also from 0 to capital Q. Okay, and then we will be able to solve this further, so that we get this as w is equal to, अच्छा इसमें 1 upon c is going to be a constant, right? So we can take it out, the integration sign, and this integration of q into dq is only left inside, and that is also from 0 to capital Q. But we know that integration of x dx is going to be actually x square by 2, right? So in the same way here, यही फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे, तो हमको जो मिलेगा नेक्स्ट स्टेप में, तो w मिलेगा, that is going to be actually w is equal to 1 upon c as it is, and here the integration of q dq is going to be q square upon 2, that's it. So this q square upon 2, and that is from 0 to capital Q. Okay, so if we replace this capital Q once and 0 once, and then just subtract them, then we can get this w is equal to 1 upon c into bracket capital Q square upon 2 minus 0 square upon 2, no doubt, and hence we can get this simplified further as, so it will be w is equal to 1 upon c into simply capital Q square upon 2 only, just because 0 square upon 2 becomes 0 only, and subtracting the 0 by 0 doesn't make any difference, and that's why we can say this will be actually equal to q square upon 2c, that's it. So q square upon 2c, this is going to be the actually formula for the work done, and the same is going to be the formula for the potential energy also, remember. So the potential energy or the energy stored in this capacitor will actually be given by this formula, which is given by U is equal to Q square upon 2C. Okay, but as we know that, अब देखो फाइनल सिचुएशन अगर यूज करेंगे, फाइनल वैल्यूज, ये जो कैपेसिटर के फाइनल वैल्यूज क्या है, तो देख सकते हो ठीक से, यहाँ पे हम देखा हमने ऑलरेडी कि Q upon V is going to be actually capital C again. So if we replace this Q here, तो क्या हमको मिलेगा, देखो ठीक से यहाँ पे, तो हमको यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में मिलेगा C is actually equal to capital Q upon capital V, right? So we can say that this capital Q is going to be equal to C into V, right? So if we replace it by that, then we get this U is equal to Q square upon 2C. तो Q के बदले आ गया C V का whole square, and that is to be divided by 2C here. So that we can just simplify this further and get this as C square into V square upon 2C, so that C just gets cancelled once, and what we are left with is simply, it's going to be half of C into V square, that's it. So we can simplify, see that the stored energy, the energy stored in a capacitor is always given by the formula half of C into V square. Even we can also express it in terms of charge and potential only, not capacitors. तो इसलिए यहाँ पे उसके लिए यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, देखो हाफ इंटू सी इंटू वी इंटू वी ऐसा लिखना पड़ेगा उसको, और ये जो सी वी है, ये सी वी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये देखो यहाँ पे सी वी इज नथिंग बट क्यू, राइट? So if we replace it by that, then we can be able to get it as U is equal to half into Q into V, that's it. So the potential energy is stored in the capacitor, charged capacitor. Whenever the capacitor is charged up to the potential difference, V is going to be actually equal to half of Q into V, remember. Graphically, what does it mean is, if suppose we draw a graph between charge and capacitor, तो देखो ठीक से, ये suppose y axis है और ये मान लो x axis है, तो यहाँ पे x axis पे हमने suppose चार्ज प्लॉट किया है,
एंड y एक्सिस पे सपोज पोटेंशियल डिफरेंस प्लॉट किया है, ठीक है। सो वी कैन से दैट दिस कैपेसिटी एंड चार्ज, sorry, potential difference and charge are just directly proportional to each other, and hence the graph between these two will be simply a straight line, no doubt। इन दोनों के बीच में का जो ग्राफ है वो ऑब्वियसली एक स्ट्रेट लाइन होगा, बिल्कुल। अभी देखो ठीक से, ये स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है वो स्लोप का सिग्निफिकेंस क्या होगा? इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ कैपेसिटी, नो डाउट। तो द ग्राफ इज गोइंग टू बी अ स्ट्रेट लाइन, एंड नाउ विल सी द एरिया अंडर दिस कर्व। इफ यू सी द एरिया अंडर दिस कर्व, तो अब यहाँ से लेके एक एरिया अगर हम ड्रॉ करेंगे, फिर देखो कैपेसिटी जो है वो, सॉरी कैपेसिटी तो कांस्टेंट है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो तो बदलता जा रहा है। जैसे हम देखो यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम चार्ज ट्रांसफर करेंगे तो उसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस बदलेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस हियर इज अ वेरिएबल वन, एंड दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी इंटीग्रेटेड विथ रिस्पेक्ट टू dq फ्रॉम 0 to q। और इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? एरिया अंडर द कर्व होता है। देखो ठीक से, अगर इसको एक थोड़ा सा अलग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे तो हमको पता चलता है कि ये जो एक स्ट्रिप अगर ड्रॉ करते हो यहाँ पे इस इंटरमीडिएट स्टेप पे, समझो ये पोटेंशियल डिफरेंस इस समय सपोज v है, ओके। स्मॉल v इज गोइंग टू बी द पोटेंशियल डिफरेंस एट दिस स्टेज, एंड सपोज एक छोटा एक लाइन ड्रॉ करेंगे और ये सपोज एक स्ट्रिप हम ड्रॉ करेंगे, तो जिसका थिकनेस एक्चुअली dq के बराबर होगा। देखो ठीक से, दिस इज एक्चुअली dq हियर, dq मतलब ये थिकनेस है। अभी इस स्ट्रिप का जो एरिया है वो अगर हम निकालना चाहते हैं तो कैसे हम निकाल सकते हैं? द एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप कैन बी फाउंड आउट बिकॉज स्ट्रिप इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल ओनली ना, एंड रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। सो वी कैन से दैट द एरिया ऑफ दिस सिंगल स्ट्रिप कैन बी फाउंड आउट टू बी इक्वल टू v इनटू dq, नो डाउट। एंड एट द सेम टाइम दिस स्ट्रिप, एक स्ट्रिप का एरिया तो हमको मिल गया, चलो ठीक है, बट देयर आर लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रिप्स गोइंग टू बी देयर। तो ऐसे बहुत सारे स्ट्रिप्स यहाँ पे रहने वाले हैं जिनका एरिया हमको निकाल निकाल के ऐड करना पड़ेगा, तब जाके हमको टोटल वर्क डन मिलेगा या टोटल एनर्जी स्टोर मिलेगा कैपेसिटर के अंदर का। सो इफ वी विल बी एबल टू डू दैट, तो अगर हम ये सब करते हैं तो इसका मतलब इन शॉर्ट हम क्या कर रहे हैं? इस पूरे ट्रायंगल के नीचे का एरिया ही हम निकाल रहे हैं एक तरह से। सो इफ वी ऐड द एरियाज ऑफ ऑल दिस स्ट्रिप्स लाइक दिस, तो अगर हर एक स्ट्रिप का जो एरिया है, बट अभी देखो इसमें क्या है ना कि हर एक स्ट्रिप का जो एरिया हम निकाल निकाल के ऐड करेंगे तभी भी ये ऊपर के जो छोटे छोटे ट्रायंगल्स है वो तो यहाँ पे मिसिंग है। देखो ठीक से, जो ऊपर के छोटे छोटे ट्रायंगल्स दिख रहे हैं कि नहीं, ये एक ट्रायंगल है या ये एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल्स मिस हो रहे हैं एक्चुअली, इसका एरिया हमको यहाँ पे मिलेगा ही नहीं। लेकिन व्हेन वी कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन हियर फ्रॉम 0 to कैपिटल Q, देन दैट प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड। तो यहाँ पे जब हम इंटीग्रेशन कंसिडर करेंगे तो उस केस में ये टोटल वर्क डन जो है या टोटल जो एरिया अंडर द कर्व है वो हमको परफेक्टली मिल जाएगा। नो ट्रायंगल्स विल बी लॉस्ट बिकॉज इंटीग्रेशन इज गोइंग टू बी द लिमिट ऑफ सम। तो समेशन का जब हम लिमिट निकालते हैं एज दिस dq टेंड्स टू 0, तभी हमको यहाँ पे इंटीग्रेशन मिलता है। तो इसलिए फिर इंटीग्रेशन लेने से ये हमको एक्यूरेट वैल्यू मिल जाएगा जो कि इस ट्रायंगल का एरिया के बराबर होगा। You can see that this will be equal to the area of this triangle, area under the triangle। अभी एरिया का फॉर्मूला एक तरह से हमारे पास दूसरा भी तो है, याद है तुमको? एरिया, ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, करेक्ट है। अब देखो यहाँ पे बेस कितना है तो देख सकते हो आराम से, दिस बेस इज गोइंग टू बी दैट फुल चार्ज ऑन द कैपेसिटर। यहाँ से लेके यहाँ तक जो फुल चार्ज कैपेसिटर के ऊपर है वो तो क्यू, कैपिटल क्यू हमने मान के रखा है ऑलरेडी। और हाइट जो है इस ट्रायंगल का, जो हाइट है वो रहने वाला है पोटेंशियल डिफरेंस का फाइनल वैल्यू, फुल वैल्यू, एंड द फुल वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज गोइंग टू बी एक्चुअली कैपिटल V, राइट? So if this height is going to be capital V here, and the base of this triangle is going to be capital Q here, then what must be the area then? So area of this triangle can be written to be equal to half of Q into V, right? Where Q stands for base and V stands for height. So इसलिए half into Q into V. This is the formula which we have already got here. यहाँ पे हमको ऑलरेडी वो मिला हुआ है,
And forget about this work done. Work done is also it's equal to the potential energy stored in the capacitor. So that's why work done निकालना माना ही एक तरह से potential energy निकालने जैसा है. तो ये मत समझो कि ये work done का है और ये potential energy का है. वैसे भी यहाँ पे भी हमने देखो वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला सेम ही तो देखा था. ये हमको एक्चुअली वर्क डन का मिला था. ये देखो यहाँ पे ये वर्क डन का फॉर्मूला है. But as we know that this work done itself is getting converted into the potential energy, so we can say clearly that work done itself gets stored in the form of potential energy, and this is the formula for potential energy, which is obtained by using graphical method here. तो graphical method से भी हमको वही फॉर्मूला मिल रहा है जो analytical method से मिल रहा है, no doubt. And we can express it in three ways. देखो एक तो हाफ क्यू भी लिख सकते हैं उसको, या तो दूसरा तरीका है उसको हाफ इंटू सी वी स्क्वायर लिख सकते हैं आराम से, हाफ सी वी स्क्वायर, या तो फिर तीसरा हम उसको हाफ इंटू क्यू स्क्वायर बाय सी ऐसा भी लिख सकते हैं. देखो क्यू स्क्वायर बाय सी. तो ये तीन फॉर्म्स है एक ही फॉर्मूले के जो कि न्यूमेरिकल्स के अंदर काम में आएंगे. तुमको क्या दिया हुआ है उसके ऊपर बेस्ड है, या उसके ऊपर डिपेंड करता है कि तुमको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है. देखो अगर Q और V अगर दिया है नो डाउट वी कैन यूज दिस हियर. अगर C और V दिया है तो वी कैन यूज दिस हियर. एंड इफ सपोज Q एंड C इज गिवन देन वी कैन यूज दिस. तो देखो Q, V और C इन तीनों के बीच में एक ट्रायंगल बनता है. वो ट्रायंगल भी याद रखो जो कि तुमको ओम्स लॉ का ट्रायंगल भी याद होगा. तो सेम वैसे यहाँ पे भी एक ट्रायंगल बनता है जो Q एंड C और V से बनता है. QCV ये ट्रायंगल याद रखो ठीक से, जिसको हम इस तरह से लिख सकते हैं आराम से कि अगर देखो अगर हमको C का वैल्यू चाहिए तो कैसे निकाल सकते हैं आराम से. तो C कैन बी फाउंड आउट टू बी इक्वल टू Q बाय V, नो डाउट. ये देखो C के लिए Q बाय V करने का, नो डाउट. अगर V का वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे Q बाय C करेंगे. देखो Q बाय C करेंगे तो V मिल जाएगा. तो V कैन बी रिटन टू बी इक्वल टू Q बाय C, नो डाउट. और अगर Q का वैल्यू चाहिए तो सिंपली C V को मल्टीप्लाई कर दो, बस खत्म. ये देखो Q is actually going to be equal to C into V. So this is clear from the triangle. तो ये ट्रायंगल से हमको ये मिलता है, नो डाउट. तो अच्छी तरह से याद रखो इसको. तो दिस इज द ट्रायंगल, capacitor's triangle, and using that we can find out any one of the things from the three C, Q and V if it is not known. Remember. Okay, so this is all about the energy stored in a capacitor. Okay. Yes. Okay, so we can just stop here. The next part will be continued tomorrow. Okay. अगर कोई डाउट है उसके पहले तो पूछ सकते हो. Okay. Bye bye then. Thank you, sir.